अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह एवरीबॉडी, बखैर। वेलकम वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? तो आज हम खुशी के साथ ये कह सकते हैं वी डिड वेल इन क्रिकेट, मतलब बड़ा ज़बरदस्त ही जी, हो जो गया पहला टेस्ट मामला। है ये हमारी अभी तक तो गिरफ्त में है। इंशाल्लाह हाँ। बोलर्स का इम्तिहान है, बल्लेबाजों ने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है। रिजवान एंड सऊद शकील ने पर्टिकुलरली इन दोनों की बात दे करेंगे। डिड सो वेल, इनफैक्ट उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ तक पहुँचे। एंड हमने ज़रा अगली टीम को, बांग्लादेश को ज़रा मुश्किल में मुश्किल में नहीं, थोड़ी सी टेंशन तो पड़ी जाती है ना जब टीम इतनी अच्छी हमारी परफॉर्म करे। तो हमने जो काम करना था वो ज़रा सोफार हमने कर लिया। सो फार हमने अच्छा किया है, लेकिन So आपको far. पता है टेस्ट मैच है और इसमें कुछ भी हो सकता है टिल द एंड। सो लेट्स सी क्या होता है। आज बांग्लादेश अपनी इनिंग्स कंटिन्यू करेगी एंड they have to make like a हाँ, big रिजवान figure. जो है वो उनके क्रैम्प पड़ गया था, खिंचा गई थी और तो उसके सरफराज ने बाद wicket keeping सरफराज की ने विकेट कीपिंग की That's जिम्मेदारी संभाल ली है। सो ये है सूरत हाल। कल 448 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट पर हमने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी ठीक थी। ठाक, मतलब हमने बना के डिक्लेयर किया है अपने आप को पूरा सिक्योर करके। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा गुजरता है। इसमें हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ होंगे सैयद हुसैनी। और अभी यार पता है क्या, इस पे ना बड़ा तफसीली हमने बहुत पढ़ा भी है और अभी भी बहुत से लोगों के समझ में नहीं आती ये बात कि कच्चे के डाकू क्या फिनोमेना है कि ये काबू में नहीं आते हैं। नहीं, आप इनकी आर्टिलरी देखें, इनका पूरा वॉरफेयर वाला सामान है इनके पास। हम आपको बता देते हैं एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका में पुलिस के 2 गाड़ियों पर डाकुओं ने रॉकेट से हमला किया। मतलब मैं तो इधर ही थोड़ा सा पॉज देना चाहती हूँ कि पुलिस के पास वो आर्टिलरी, वो गन फायर, वो सब कुछ नहीं होता जो डाकुओं के पास होता है। 12 एहलकार, 12 जवान शहीद हुए हैं, 6 जख्मी हो गए हैं। दिस इज ट्रैजिक। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बच्चे के इलाके में 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थीं। एक गाड़ी ख़राब हुई जिसके बाद डाकुओं ने रॉकेटों से हमला किया। ये डाकू बड़े बहुत ही खबीस हैं। इन्होंने प्लान हो सकता है किया हो। हमले के वक्त दोनों गाड़ियों में 20 से ज़ायद एहलकार मौजूद थे। 5 लापता एहलकारों को ऑल्दो बाजियाब करा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। पूरी कौम ही अफसोस का इजहार करती है, गमज़दा है। बदला जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। पुलिस को फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत देकर रवाना कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पुलिस एहलकारों की शहादत पर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। बट एवरी अदर डे, आए दिन हमें ये जो इलाका है सारा, ये भी बताया जाता है कि जी इस पे अब हमारा कंट्रोल आ गया है और बहुत अभी जब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी पंजाब में इलेक्शन से पहले, बहुत ऑपरेशन हुए, बहुत बात हो रही थी कि भाई कच्चे के डाकुओं को काबू करने की कोशिश की जा रही है और इसका कला कमा कर देंगे और इसको बड़ा कंट्रोल कर लिया गया है। वो सिंध और पंजाब का जो बॉर्डरिंग इलाका है, इस तरफ से भी कार्रवाई होती है, उस तरफ से भी कार्रवाई होती है, फिर रेंजर्स भी एट टाइम्स यहाँ से जाती है सिंध में। तो लेकिन स्टिल दे पॉप अप, पता नहीं किधर छुप जाते हैं और किधर से निकल आते हैं दोबारा। ये जंग है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है और ये क्या इनके पास ट्रिक्स हैं और ये क्या इसमें कबाहतें हैं, ये भी पता लगे ना कौम को कि जो इनके खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई करने से इज्तनाब बरता जाता है। बिकॉज हम अपने जवान नहीं इस तरह शहीद कराते रहेंगे। आई गेस हुकाम ने अब ये फैसला कर लिया होगा कि दिस हैज टू स्टॉप। खैर, मोर ऑन दैट लेटर एज वेल। लेकिन अभी एक और बात जो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ जलसे की तारीख देती है, मगर जब जलसे का दिन आता है एक और तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। तारीख पे तारीख वाला सिचुएशन चल रही है। से इट हैज बीन 5 टाइम्स, 5 दफा ऑलमोस्ट। हाँ, 5 दफा तो कल भी यही हुआ। है। बेसिकली बताने का मकसद आपको ये है। और अब बात 8 सितंबर तक चली गई है। सो 8 सितंबर तक आगे वाली बात चली गई है और जलसा मुलतवी करने के फैसले पर पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी दोनों को एतमाद में नहीं लिया गया। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी एज वेल। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को भी सख्त मायूसी हुई, बल्कि पीटीआई रहनुमाओं से सख्त नाराज़गी का इजहार जो है वो भी किया गया और फैसला किया गया है। पीटीआई रहनुमा आज़म सफ़ाती का कहना है कि बानी चेयरमैन की हिदायत पर जलसा मुलतवी किया गया था, लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान की एक मुबैना वीडियो में न सिर्फ पार्टी क़यादत को आड़े हाथों लिया बल्कि उनकी लॉयल्टी पर भी सवालात उठा दिए। कानून की अलमबरदारी के लिए
इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने यह हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आइन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। 8 तारीख को इंशाल्लाह इमरान खान के फैसले के मुताबिक जबरदस्त किस्म का इस्लामाबाद के अंदर जलसा होगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ मुबैना ऑडियो के जवाब में उन्होंने कहा कि अलीमा खान को अगर किसी चिड़िया ने बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात कराई थी तो उसका जवाब वो खुद ही देंगी। बानी PTI से मुलाकात का फैसला पार्टी का था। एक दिन पहले इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करने के दावेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर फैसले से मायूस कारकुनों के हौसले बढ़ाते रहे और उन्हें नए जलसे के लिए तैयार रहने का कहते रहे। बास कारकुनों में 5-5 हज़ार रुपये के नोट भी बांटते रहे। आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तरनोल के मकाम पर उसको नहीं करना, और वो जलसा हमने 8 सितंबर को जिसका कि हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी NOC मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि PTI की जानिब से जलसा मुलतवी करने के मामले पर हुकूमती रद्द अमल भी सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुबह 7 बजे मुलाकात होना मामूल से हट कर है और ये मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। सुबह 7 बजे जो मुलाकात है ना जेल में, ये तो फिर किसी के करवाने से ही होती है। ये आउट ऑफ दी वे मुलाकात है। ये पिछले कोई 6-8 माह से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जेल के हवाले से कि हमारे साथ तो ये भी ज्यादती हो रही है, इस एक इवेंट से ले लें तो ये सारा इनका प्रोपेगेंडा जो हर वक्त सारे करते रहते हैं वो सारा जो है ना वो ज़मीन पे है। तो हमें ये मालूम है कि ये सारा कुछ जो कहते हैं या जो करते हैं तो वो जो है वो इजाज़त से ही करते हैं। सो राना साहब कह रहे हैं कि किसी की मुलाकात कराने से ही हो सकती है। सुबह 7 बजे कैसे अडयाला जेल के दरवाजे खुले। बैरिस्टर साहब ने कहा जी नहीं, ये तो पार्टी रहनुमाओं का फैसला था। गंडापुर साहब ज़रा मायूस थे, पहले तो बहुत जोश में थे, सबसे ज़्यादा जोशीले भी वही होते हैं ना। और लग रहा था कि फैसला हो ना हो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। हाँ, सो इन एनी केस आपको ये भी बता दें कि ये देख लेना, ये वो है वो विजुअल जिसमें वो कारकुनों के हौसले बढ़ा रहे थे और फिर उन्हें 5-5 हज़ार रुपये दे रहे थे। उनके हाथ में गड्डी नज़र आ रही है आपको। बाद में एक्सप्लेनेशन दी गई कि भाई ये बड़े गरीब परवर हैं और ये गरीबों में पैसे इसी तरह बांटते रहते हैं। सो अपनी जेब से ये पैसे बांट रहे थे, क्या सेलेक्टिवली दे रहे थे लोगों को? नहीं, चलो इस पे हम क्या सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अब जिसने देने हैं पैसे वो दे रहा है। अच्छा, हर कोई पहले से जलसे की तारीख पर सवालात तो उठा ही रहा था। रावलपिंडी में पाक बांग्लादेश मैच चल रहा है और दिन भी वर्किंग डे है और मजहबी जमातों का प्रोग्राम भी इसी रोज़ था और चेलम इमाम हुसैन करीब भी है। मतलब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली आगे पीछे हो रही थी। तो यही बताया जा रहा है कि शायद इन्हीं वजूहात की वजह से तारीख बदल दी गई है। अब लेट्स सी क्या होता है, अब आगे क्या होता है। 8 को ये तो 7 को पता लगेगा या फिर 8 की सुबह मेरा ख्याल है जलसा हो जाएगा। 8 की सुबह 7। अच्छा जी, बात करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। बैरिस्टर साहब अब ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जलसे की तारीख ज़ाहिर है पहले से डिसाइडेड है, मगर आप सबको पहले से ये भी पता था कि क्रिकेट मैच यहाँ इन दिनों स्केड्यूल्ड है, फिर मजहबी जमातों का अपना प्लान है वो भी आपके इल्म में था, फिर चेलम भी करीब है, सिक्योरिटी थ्रेट्स उस सिलसिले में भी होते हैं, पहले क्यों नहीं तब्दील कर दी? मतलब बिल्कुल लास्ट मिनट जाने की क्या ज़रूरत थी? देखें, 22 अगस्त की तारीख जो है वो पार्टी की क़यादत ने रखी थी और इसमें यही फैसला था कि हम जलसा करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जहाँ तक ये मजहबी जमातों के जलसे जुलूसों का ताल्लुक है या बाकी चीज़ें हैं तो वो भी तो रूटीन में होती रहती है ना। जो जलसे की जगह हमने बताई थी या हमने रखी थी तो वो भी तरनोल है जो इस्लामाबाद की शहरी हुदूद से काफ़ी बाहर है। वहाँ पर जलसा करने से कोई तसादुम का या किसी प्रॉब्लम का ख़तरा किसी और जमात के साथ या किसी और मजहबी रसूमात की अदायगी के हवाले से कोई तसादुम का इम्कान नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत ने किया इंतहाई गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दाम है
कि अदालती हुक्म के बावजूद हमें एनओसी ज़ाहिर एक लिमिटेड नंबर ही होता है ना, एक तरफ मैच हो रहा है जिसपे हजारों एहलकार तैनात हैं, फिर मजहबी जमातें अगर जमा होती हैं तो वहाँ पे भी एहलकार होंगे, फिर अगर ये भी आ जाएंगे तो इट वुड बी अनमैनेजेबल। इन एनी केस बैरिस्टर साहब, इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपनी वजूहात बताकर आपका एनओसी जो है वो बुध की दोपहर ख़त्म कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने जलसा कॉल ऑफ करने का ऐलान कल सुबह जाकर किया, जलसे से चंद घंटे पहले। तो ये फैसला इतनी ताख़ीर से क्यों हुआ? सवाल तो ऑब्वियस ही बनता है। इनफैक्ट जो कारकुन आए हुए थे उनको भी तो जवाब देना ही चाहिए कि भाई हमें यहाँ तक आने ही क्यों दिया जब आगे नहीं होना था और पता भी था। तो क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन खान साहब के सामने रखी गई थी, ये वजह थी, क्या हुआ था? देखें, कोई ऐसी बात नहीं थी। बड़ी सिंपल सी बात है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार जिस वक्त किया, तो उसके बाद पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उनका तो यही फैसला था कि हम जलसा करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनान, हज़ारों कारकुनान को लेके आ रहे थे, उनका भी यही ऐलान था कि मैं हर हालत में जलसा करूँगा, क्योंकि जलसा मनसूख करने का, एनओसी कैंसिल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए हम तो इसी इरादे से आ रहे थे। लेकिन बाद में जब इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉब्लम शुरू हुई, वहाँ पर पुलिस पहुँचाई गई, वहाँ इन्होंने कंटेनर्स के ज़रिए पूरे इस्लामाबाद को जो है वो सील कर दिया, जगह जगह कंटेनर रखने लग गए। उसके अलावा हमारे कारकुनान के घरों पे छापे मारने लग गए। तो उसके बाद पार्टी ने, आला क़यादत ने जमा हुए, वहाँ पर ये फैसला हुआ रात को लेट आवर्स में कि चूंकि हम तो जलसा करना चाह रहे हैं, अगर ये रोकेंगे तब भी हम करेंगे। फिर जाहिर है कि तसादुम का खदशा होता, जो हम किसी सूरत नहीं चाहते थे। तो फिर इमरान खान से साहब से मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि ठीक है, जलसा हम कॉल ऑफ करते हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हमें एक और एनओसी 8 सितंबर के लिए जारी कर दी, जो हमारे इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल साहब जो हैं उनको दे दी गई। तो जब दे दी गई और ये सारी चीज़ हुई, तो इस सूरत हाल में फिर पार्टी ने फैसला किया कि हम 8 सितंबर को कर लेते हैं ताकि तसादुम ना हो। चलिए, अब तो 8 की तारीख आ गई है, लेट्स सी उस पर होपफुली आप जलसा करने में कामयाब हो जाएं, आपकी तैयारी भी मुकम्मल हो। अब जलसे मुलतवी करने की टाइमिंग पर अलीमा खान साहब की जो ऑडियो आई है, वो पार्टी में किसी भी ओहदे पर हों या ना हो, आप लोग किसी न किसी तौर पर आपको लगता है कि आप उन्हें जवाब देंगे तो होंगे, क्योंकि डायनामिक्स हैं, ज़ाहिर है आपके बानी चेयरमैन की बहन है वो, लेकिन आपके साथ जो दीगर अपोजिशन जमातें थीं जिन्होंने इरादा बना लिया था कि वो आपके इस जलसे में शरीक होंगी, वो भी अचानक कैंसलेशन पर कुछ खुश नहीं है, तो क्या उन्हें मनाने की कोशिश की है? एक प्रोसेस हुआ है, जिस तरह की एक सियासी पार्टी में एक तरीक़ाकार होता है मशावरत का और आपस में बातचीत का, वो सारा प्रोसेस एग्जॉस्ट किया गया। कारकुनों को भी यकीनन जो है एतमाद में लिया गया। और आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब उस मकाम पे भी गए जहां से जुलूस शुरू होना था इस्लामाबाद की तरफ, सवाबी में। वहां पे कारकुन हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, बल्कि नाराज़ भी थे, खफा भी थे। उन्होंने वहाँ एहतजाज भी किया कि जलसा क्यों मनसूख किया। लेकिन जाहिर है कि पार्टी का एक डिसिप्लिन है, उन्होंने उस हुक्म को माना और वहाँ से मुंतशिर हो गए। और अब इंशाल्लाह 8 सितंबर को हम आएंगे और करेंगे। लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, यकीनन उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उसकी वजह यह है कि हालात ही ऐसे थे। जाहिर है कि हम कोई भी फैसला ऐसा नहीं करना चाहते कि जिसमें हम अपने कारकुनान को भी तकलीफ में डालें और दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन पैदा करें जो हुकूमत चाहती है कि पैदा हो, ताकि वो हमारे खिलाफ गैर कानूनी, गैर आईनी इख्तियारात जो वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, उनको जवाब फराहम हो। अच्छा, फाइनली इस पूरे मामले में एक इल्ज़ाम ये भी सामने आया है बैरिस्टर साहब के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने बड़े वसाइल जो हैं इसमें ज़ाया किए हैं, और ज़ाया ही हो गए ना, अब आगे तो बात पहुंची नहीं, जिसमें कैश कॉम्पनसेशन तो है ही और जो हमें नज़र भी आ रही है, लेकिन इसमें एम्बुलेंसेस भी स्टैंड बाय पे थी, ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ हुई, बहुत कुछ चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो क्या ऐसा करना चाहिए था? पहले ही पता चल गया था तो खत्म कर देते। बिल्कुल गलत बात है। कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए। हाँ, जहाँ तक रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों का ताल्लुक है, एम्बुलेंसेज उनके पास होती हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये तो उनकी ड्यूटी में है कि कहीं पे भी अगर अवामी इज्तिमा होता है, कहीं पे कोई इवन अगर सैर व तफरीह की भी कोई जगह होती है जहाँ अवाम का रश हो, तो वो वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ करीब में खड़ी करते हैं, वो आते हैं, क्योंकि ऐसे ही मौके पर हादसात का भी खतरा होता है। कोई हमने सरकारी गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल की, कारकुनान अपनी गाड़ी में है, पार्टी ने अपना
बंदोबस्त किया था ट्रांसपोर्ट का, लोग अपनी गाड़ियों में भी थे और पार्टी की फंडेड गाड़ियों में भी थे। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बारे में मैं ये वजाहत कर चुका हूँ, आज जो उन्होंने पैसे भी तकसीम किए अपनी जेब से किए हैं, वो दूसरों की तरह नहीं है कि सरकारी खजाने से पैसे उठा के वो जो अरशद नदीम है उसको 10 करोड़ और 15 करोड़ रुपए की जो है वो कैश ग्रांट देने लगे, सरकारी खजाने से, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देते। ओके, वैसे अरशद नदीम का कंपैरिजन तो इधर बनता नहीं था, लेकिन बैरिस्टर साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये हो गया। और अब इस पे हम बात इसलिए नहीं has brought glory to the country and the nation, कोई कंपैरिजन इधर नहीं है, बट इन एनी केस चले क्रिकेट की बात करते हैं। और क्रिकेट का चले एक दफ़ा एक डिटेल में आपको बताते हैं, इन केस यू मिस्ड इट। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश टीम आज 27 रन से अपनी पहली इनिंग्स जो है उसे आगे बढ़ाएगी। मेहमान टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए कितने बनाने हैं? 222 बनाने हैं, ये 3 2s। और भी कुछ कहना? हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो बैटर्स ने अपना काम ज़बरदस्त किस्म का कर दिखाया और अब तमाम नजरें जो हैं वो बॉलर्स पर हैं। और पाकिस्तान ने कल पहली इनिंग्स में, ये हम आपको बता चुके हैं, 448 रन्स 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। मोहम्मद रिजवान ने 238 गेंदों पर 171 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली थी। साउथ शकील के 141 रन्स बनाए। साउथ शकील बाय द वे तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब इसी पे बात करते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या साहब, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, वी सीम टू बी इन अ गुड प्लेस सो फार। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और आपका। और ये जो आपने सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान टीम अच्छी पोजीशन में, तो आज से कुछ 4 साल पहले फरवरी 2020 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ इसी पिंडी स्टेडियम में 445 रन किए थे और बांग्लादेश को इनिंग पर 44 रन से हराया था। यानी जो पाकिस्तान की पहली इनिंग के 445 थे, बांग्लादेश की टीम 2 इनिंग में भी पाकिस्तान के स्कोर को बराबर नहीं कर सकी थी। लेकिन कल जो डिस्प्ले बांग्लादेश के ओपनर्स की तरफ से सामने आया कि उन्होंने 12 ओवर की बैटिंग में बिना किसी नुकसान के 27 रन स्कोर किए। और कल जो पिच का रवैया रहा, शाहीन शाह अफरीदी जब बॉल डाल रहे थे, नसीम शाह जब गेंद कर रहे थे, कि गेंद जो है वो सीने के उछाल के ऊपर नहीं आ रहा था। इस पिच के बारे में हमने कहा कि सुना कि इस पिच के ऊपर ग्रास है, इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए मदद मौजूद है, इसलिए हम 4 पेसर के साथ इस टेस्ट मैच को ऑपरेट कर रहे हैं। बट इस टेस्ट मैच में फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि इस पिच के अंदर जो है वो बॉलर्स के लिए कुछ जान मौजूद है। 16 पे 3 पाकिस्तान और उसके बाद 240 रन की 5वीं विकेट की शराकत रिजवान और सऊद शकील की, दोनों बेहतरीन खेले, दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान टीम को 4 for 48 तक लाकर इनिंग डिक्लेयर करने का मौका फराहम किया। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर बांग्लादेश के बल्लेबाज पाकिस्तान के बॉलर्स को झेल लेते हैं तो ये टेस्ट मैच जो है बड़ा दिलचस्प हो सकता है। बहुत दिलचस्प हो सकता है। हम जो हमारी तरफ से अभी तक जो बॉलिंग का डिस्प्ले है, आपको लग रहा है कि उसमें पिच का ज़्यादा कसूर है विच इज़ नॉट फेवरिंग आवर बॉलर्स, या फिर हमारी लाइन और लेंथ में भी कहीं मसले नजर आए हैं? देखिए, कल शुरू में जो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल की उसको आप कह सकते हैं कि उनकी लाइन और लेंथ कुछ बेहतर नहीं थी। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पिच के ऊपर जहां पर बल्लेबाजों के लिए कुछ ज्यादा मसाइल पैदा ना हो, वहां पर आपको एक फील्ड सेट करके जो है वो बॉल डालने की जरूरत है। और अगर आप बैट्समैन को खिलाने की कोशिश करेंगे, उसके आसाब का इम्तिहान लेंगे, तो टेस्ट क्रिकेट में आप जितना बैट्समैन को खिलाएंगे उतना ही आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। वरना ऐसी पिचेस के ऊपर रन्स के अंबार लगते हैं। यहाँ पर जो लास्ट टेस्ट मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दिसंबर 2022 में खेला गया था, वहां पर कुछ 1700 रन बने थे और पाकिस्तान पहली इनिंग में 500 रन बनाकर भी टेस्ट मैच हार गया था। लेकिन एक चीज याद रखने की होगी कि आपका खेलने का अंदाज, खेलने का रवैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपने भी बात की कि सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन स्कोर किए, लेकिन कल उन्होंने 141 रन के लिए खेलने के लिए 260 गेंदें खेली। ये एक चीज है जो डेफिनेटली हमें बेहतर करनी पड़ेगी और तेज खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। हालांकि अब भी पाकिस्तान की टीम ने 4.25 के रन औसत के साथ बैटिंग की है। 112 ओवर में लगभग 448 रन 6 विकेट पर हमने इनिंग डिक्लेयर की। लेकिन उसके बावजूद कल बांग्लादेश के कोच ने भी ये कहा कि पाकिस्तान ने एक ब्रेव डिसीजन किया। तो ब्रेव डिसीजन के पीछे यही चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान को भी इस चीज का बेहतर अंदाज में इदराक है कि इस पिच के ऊपर जैसा नजर आ रहा था वैसा है नहीं।
अच्छा, अब जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है, आपको याहिया लग रहा है, क्योंकि कल परसों से हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर फिलहाल कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, तो इस किस्म की पिच पे क्या हमें चाहिए था कि वी शुड हैव हैड अ स्पिनर इन आवर हमारी पूरी टीम में? देखिए उमा, एक कॉम्बिनेशन होता है, आप अपने शो को करने के लिए आती हैं तो मुख्तलिफ सेगमेंट अपने शो का आप हिस्सा बनाती हैं, तो इसी तरह एक टीम जो बनती है 11 रुकनी टीम, चाहे वो वनडे की हो, चाहे T20 की हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट की हो, उसके कुछ लवाजमात होते हैं। आप बैट्समैन रखते हैं, विकेट कीपर रखते हैं, फास्ट बॉलर रखते हैं, स्पिनर रखते हैं, लेकिन हमने तो सिरे से स्पिनर ही उड़ा दिया और अबरार अहमद को इस टेस्ट मैच में होना चाहिए था, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में अगर खेल रहे होते तो बात फिर समझ आती। बुलंद गाबा ब्रिस्बेन पर हम बिना स्पिनर के खेलते, वहां तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो बुलंद गाबा ब्रिस्बेन पर एक स्पिनर के साथ ऑपरेट करती है, लेकिन हमारा जो ये रवैया है, ऑस्ट्रेलियाई कोच लेकिन कप्तान शान मसूद कह रहे हैं कि सोच हमारी जो है वो पाकिस्तानी होगी, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखने की जरूरत है। आपको इस टेस्ट मैच में अगर बांग्लादेश की टीम लंबी बैटिंग करती है तो फिर आपको स्पिनर याद आएगा। आपके पास अगर ये पार्ट टाइम स्पिनर मौजूद है, सलमान अली आगा, साइम अयूब और सऊद शकील की शक्ल में, लेकिन वो जो एक अपने शोबे का मुस्तनद खिलाड़ी होता है ना, अपने शोबे का एक मुस्तनद स्पिनर होता है, उसकी आपको कमी नजर आएगी। अच्छा, रिजवान की क्रैम्प के बारे में क्या इत्तलात हैं? मतलब इज इट अ यूजुअल क्रैम्प या कुछ है उनकी? मतलब काफी ठीक ठाक लंबी इनिंग्स थी और बड़ी उन्होंने खेला है, तो क्रैम्प तो शायद पड़ ही गया होगा। हम इसको नॉर्मली लें या फिर कोई सीरियस बात है या कोई इंजरी कंसिडर करें? देखिए कल 8वें ओवर में जो है वो सरफराज विकेट कीपिंग करने के लिए आ गए थे और रिजवान बात चले गए थे, तो आज इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आज अगर दिन की शुरुआत में ही जो है वो रिजवान विकेट कीपिंग ग्लव संभाल लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न हो सकता है। बट रिजवान के बारे में मैं क्या कहूँ कि आपको अच्छी तरीके से पता है, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप जो कि पड़ोसी मुल्क भारत में हुआ था, वहां पर खुद लोगों को बोलने का ये मौका फराहम कर दिया था कि कुछ एक्टिंग है और कुछ बाकी संजीदगी है, तो पता नहीं चलता कि कब उनको क्रैम्प पड़ते हैं और कब नहीं। ये तो आपने हमें और कंफ्यूजन में आपने हमें मजीद सवाल करने पे मजबूर कर दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रिजवान ऑफेंड हो इस बेहतरीन इनिंग के बाद। कि आज पता चल जाएगा हाउ ही इज फीलिंग अबाउट इट। याहिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। वी आर इन अ गुड प्लेस, तो हम अच्छी बातें ही करेंगे विज़-अ-वी क्रिकेट। अच्छा जी, बारिशों की बिल्कुल बात कर लें। मॉनसून तकरीबन वैसे ख़त्म हो गया है और अभी भी कहीं कहीं आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या ख़त्म हो गया नहीं हुआ है ये हमें सरदार सरफराज साहब कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। देखिए जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि कराची में कल मौसम जो था वो गर्म था भाई, गर्म हो गया। अभी हम पिछले हफ्ते आपको कह रहे थे कि आ जाएं कराची, और अब हम आपको कहेंगे कि ना आए, बिकॉज इट इज़ नाउ अ लिटिल हॉट। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश तो हो जाएगी, उसका इम्कान भी है, बट दिस इज़ लाइक फेडिंग नाउ। मेरा ख्याल है कि अब मानसून इज़ काइंड ऑफ ओवर। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों के बाद कई देहातों में सैलाबी सूरत हाल है और कई मकामात पर शगाफ पड़ गया है। देहातों का राब्ता सड़कें का सिलसिला जो है वो भी मुतासर हुआ है। जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर में सैलाब से 53 देहात बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान का इलाका नसीराबाद हमेशा ही बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। जाफराबाद, सोबतपुर, सेम नालों में शगाफ अब तक पुर नहीं किया जा सका है। दर्जनों ख़ानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों को ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है। सो बलूचिस्तान में जैसी सूरत हाल हर दफ़ा होती है वैसी ही है। सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे हमें आज एबटाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार साहब, क्या आप एबटाबाद इसलिए पहुंच गए क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था वहां और यहाँ गर्मी हो गई है? तो आपने कहा आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे मौसम को, ऐसा ही है? हाँ नहीं जी, वो इत्तेफाक से एक आपको पता है समाजी तकरीबात जो होती हैं उसमें मैं मेरे भतीजे की असल में शादी थी तो उसमें शिरकत के लिए आया हुआ हूँ। कल इंशाल्लाह वापसी है कराची। तो यहाँ का मौसम भी आजकल थोड़ा सा गर्म ही है। असल में जब भी मानसून सीजन में बारिश का वक्त आ जाता है ना तो फिर उस दौरान में हब्स और गर्मी थोड़ी सी हो जाती है। तो सरदार साहब ये कहना सही होगा कि अब मानसून की बारिशें जो हैं वो ऑल ओवर ही अब खत्म होने पे आ गई हैं?
हाँ नहीं, ये नहीं कह सकते, इसलिए कि जो आगे स्पेल आ रहा है 26 अगस्त से वो खासा तेज स्पेल है। अच्छा। और उसमें वही जो सदर्न प्रोविंसेस हैं दोनों, सिंध और बलूचिस्तान और फिर जनूबी पंजाब, ये जो 3 पॉकेट्स हैं आपकी, इसमें बहुत टोरेंशियल रेन्स हैं उसमें 26 अगस्त से ऑनवर्ड, 26 से लेकर 30 तक, यानी 4 से 5 दिन का स्पेल होगा। और उसमें जनूबी सिंध के तमाम ही अजला बशमूल कराची, वहाँ पर तो अच्छी खासी वाटर लॉगिंग, रेन इनंडेशन और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है इवन, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग लो प्रेशर एरिया है जो इस पूरे सीजन का आप स्ट्रांगेस्ट कह सकते हैं एज फार एज सिंध इज कंसर्न, और बलूचिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं। तो उसके नतीजे में आप मतलब दोबारा से मानसून की ना एक जो पीक होती है वो आपको नजर आएगी अपने अगस्त के आखिरी दिनों में। अच्छा, अब कराची की बात कर लें स्पेसिफिकली, तो यहाँ अभी तक जो बारिशें हुई हैं मौसम बड़ा अच्छा रहा है गुज़श्ता 1 महीने, हल्की हल्की बारिश तकरीबन रोज़ी होती थी, लेकिन उस तरह से खुलकर बारिश होती थी तो वो एक हिस्से में होती थी, खैर कराची शहर भी बहुत बड़ा है, दूसरे हिस्से में नहीं होती थी। हाँ, बड़े टुकड़ों में हमें लग रहा था कि ये प्रॉपर एक जो स्पेल होता है ना पूरे शहर का, वो अभी तक नहीं आया। क्या आप ये कह रहे हैं ये 26 वाला स्पेल ये एक बाकियों से ज़्यादा हो सकता है, आपने ये कहा है? जी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि असल में पहले यही होता रहा कि जो मानसून करंट्स, जैसे पिछला स्पेल जो था ना 15 से 17 अगस्त या 18 अगस्त 17 अगस्त तक रहा था, तो उसमें भी यही हुआ था कि ज़्यादातर मानसून की हवाएं ऊपर सेंट्रल और अपर सिंध में आपने देखा कि कन्वर्ज होना शुरू हो गई थी, ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन उधर थी, तो इसी वजह से सक्खर, खैरपुर वगैरह में बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिशें हुई 2 से 3 दिन का जो स्पेल था। तो अब ये जो लो प्रेशर एरिया उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पिछले वाले से, मतलब एज ऑफ टुडेज कंडीशन में कह सकता हूँ। अब उसमें अगर कोई एब्रप्ट चेंज आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और पूरे सिंध को अपनी लपेट में लेगा, और बिल्कुल जनूबी सिंध को। तो जाहिर है जनूबी सिंध पूरे को जब स्वीप करता हुआ निकलेगा तो आई थिंक कि होल कराची विल गेट लॉट ऑफ रेन। मतलब ये लॉट ऑफ से हम क्या समझें, क्योंकि लॉट ऑफ भी हमारे लिए परेशानी बना देती है, हमें बड़ी नाप तोल के रेंज चाहिए होती है। जी मुझे ये खदशा है कि ये जो अगला स्पेल है ना जी, वही 27 और 28 को बिलखुसूस कराची में ज़्यादा इम्कान 27 की कोई अर्बन फ्लडिंग का बिल्कुल इम्कान है इसमें, इसलिए कि खासा तेज इसमें मतलब 2-3-4 दिन का स्पेल है मुसलसल लो प्रेशर एरिया ज़ाहिर मूव करते करते जब तक आगे नहीं निकलेगा तो तब तक बारिश एक तरह से बरसने के चांसेस रहेंगे और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और इसी तरह से बाकी जो ठट्ठा, सुजावल, बदीन और हैदराबाद। अच्छा, जल्दी से सरदार साहब, फिर लाहौर वाले हमें ट्वीट करते हैं कि आप खैर ट्वीट तो नहीं करते, मैसेज करते हैं, कर नहीं सकते ना एक्स में। वो क्या सीन है लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में? जनूबी पंजाब तो आपने कहा शायद बारिशों में भी मुतासर हो, लेकिन अदरवाइज सेंट्रल पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी में क्या रहेगा मौसम? देखिए अगले 2-3 दिन तो कोई खास पूरे मुल्क में ना कोई ऐसी काबिल जिक्र बारिशें नहीं है, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया केपी के शुमाली इलाके और इसी तरह से पंजाब का शुमाली जो खतरा कोटवार है वहाँ पर कहीं हल्की कहीं दरमियानी इस तरह की बारिश है 25 तक। 26 से ऑनवर्ड फिर ये स्पेल जो दाखिल हो गया तो उसमें बिल्कुल लाहौर और गिरदनवा में भी तेज स्पेल मुतवक्की है, और खासकर लाहौर से नीचे का जितना एरिया है उसमें सेंट्रल पंजाब पूरा और साउथ पंजाब और फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और सिंध। तो आपको पता है कि जैसे आपने खुद जिक्र किया नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में जब तेज बारिशें होती हैं पहले भी फ्लैश फ्लडिंग की वजह से काफी डैमेजेस हुए, साउथ पंजाब में भी यही दोबारा से मतलब। ओके सरदार साहब, थैंक यू सर, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ हम जल्दी से शहरी हुकूमत को कह दें कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि ये लग यही रहा है कि अभी का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल जो है वो 26 to 30th 3-4 दिन की बात है। सरदार सरफराज साहब अपने फोरकास्ट में एटलीस्ट यही बता रहे हैं 26 वुड बी मंडे, सो नेक्स्ट वीक इज समथिंग दैट वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर। सो होपफुली अब मेयर कराची दीगर जो शहरी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उन्होंने सुन लिया होगा, बिकॉज सरदार सरफराज साहब ये पता है एक बड़ी कंफ्यूजन हमने उस दिन बात कर ली थी, वेरी सीरियस दिस टाइम। उन्होंने कहा कि उस दिन आए हुए थे तो हमने ये बात कर ली थी कि हमें ये डिविजन्स नहीं समझ आती कि कौन सा इलाका किसका, भाई सबको मिल के ये करना पड़ेगा, बिकॉज ये अब आगे लोग बैठ के ये नहीं देखेंगे कि अब हम किसको ब्लेम करें, किससे बात करें, किसकी मदद हो। एवरीबडी नीड्स टू पुट इन जो उनकी जुरिस्डिक्शन में जो भी चीज़ें हैं दे नीड टू वर्क टुगेदर। मैच भी बाय द वे शुरू हो गया, 7-7 30 रन हो गए, लेकिन कोई विकेट हमने नहीं हासिल की है अब तक बांग्लादेश की।
अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं और कराची की ही बात करें, यहीं रहेंगे। और कराची में चंद बारिशें हुई हैं, मगर सड़कों की तबाही को देखकर लगता है कि जैसे मानसून बारिशों का सारा जो जोर था ना वो कराची में ही था, और इनफैक्ट हुई इधर हैं। तो सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, मगर एक सड़कों ही का रोना नहीं है, और भी बड़ी चीज़ें। शहर में पानी नायाब है, उबलते गटर हैं, और गली मोहल्लों में कूड़े के अंबार जो हैं वो लगे हुए हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा काम है, उनको भी दे नीड टू रियली लुक इनटू इट। TMCs हैं, KMC है, कारकर्दगी इनकी आपके सामने ही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हों या कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब, कराची के मसाइल हल करने के बारे में क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है सिंध का कैपिटल के साथ, सिंध के कैपिटल के अवाम के साथ, कि हम आपका नुमाइंदे बनेंगे और हम आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जिम्मेदारी किसकी भी हो, जिम्मेदारी वफाक का हो सकता है, KMC का हो सकता है, हम बंदोबस्त करेंगे, मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और इस शहर के अवाम के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है कराची के हवाले से, जो हमारा रोड मैप है उसकी कुछ तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करना है। काम की नीयत भी है और काम होता हुआ इंशाअल्लाह शहर कराची में आप तमाम दोस्तों को नज़र आएगा। हमें अंदाज़ा है, हमें अदराक है इस बात का कि शहर कराची के अंदर बेशुमार मसाइल हैं और महदूद वसाइल हैं। मैं किसी बंकर में तो रहता नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, रहता इसी शहर में हूँ। तो शहर भी इधर है, मैदान भी इधर है, घोड़ा भी हाजिर है। मैंने कतई तौर पर वो नहीं कहा कि मैं सब कुछ तब्दील कर दूँगा, मुझे वोट दे दो। मैंने बड़ा मोहतात तरीके से जो चीज़ें ग्राउंड वर्क किया हुआ है, होमवर्क किया हुआ है, उनकी बात की है और तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है और आपको वो काम होता हुआ नज़र आएगा। कहीं थोड़ी देर सवेर हो सकती है, लेकिन अब वो काम होता हुआ नज़र आएगा। हम सब ग्राउंड पे आपको काम करते हुए नज़र आएंगे, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मैंने कहा है मुझे तनकीद से कोई एतराज़ नहीं है। इरादे तो बहुत बुलंद हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिशों के बाद शहर में बहुत सी सड़कें इस तरह टूट गई हैं कि जैसे कभी बनी नहीं थी। MQM का शिकवा है कि सिंध हुकूमत दावे और वादे बहुत करती है, अमल नज़र नहीं आता। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और MPA आमिर सिद्दीकी कहते हैं कि कराची के मसाइल ख़ास तौर पर बल्दियाती मसाइल के हल के लिए MQM अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। क्यों? वैसे वफाक की हुकूमत में भी हैं, आप के वोट बड़े मैटर करते हैं। इसे कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कराची के शहरियों को मसाइल का सामना है, और देखा जाए तो आवाम के हकीकी मसाइल भी यही हैं। अदालत में जाने के फैसले में MQM की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन जब कराची के मसाइल पे बात होगी तो हर हुकूमत का हिस्सा रहने वाली MQM का भी अपना किरदार ज़ेरे बहस आएगा। और बहुत अरसे तक MQM ज़ाहिर है इस शहर में स्याह और सफ़ेद की मालिक भी रही है, लेकिन अभी जो शहरी हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। इसी अज़्म के साथ वो आए थे। मेयर साहब की गुफ्तगू हमने सुनाई कि वो ओनरशिप लेंगे इस शहर की। लेकिन फिर जब वो हमारे शो पे आए तो उन्होंने ये भी बता दिया कि शहर की ओनरशिप जितना भी इंसान कह दे, शहर भी थोड़ा सा बटा हुआ है इधर उधर, तो पूरी वो ओनरशिप आई गेस ली जा भी नहीं सकती। अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली और रहनुमा MQM पाकिस्तान अली खुर्शीदी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब, अब सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत हमें हर दूसरे दिन आकर बताती है कि शहर जो है वो ठीक ठाक चल रहा है और सड़कें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। कौन सी सड़क आपको ऐसी नज़र आ गई कि सीधा आप अदालत ही जा रहे हैं? क्या आपने देख लिया? पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है और शहर की सड़क, आप जब किसी भी टाउन में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का पानी रोड के ऊपर होगा और पानी जो पीने का है वो कमियाबी है उसकी। इसका बुनियादी मसला ये है क्योंकि इस सिंध में, इस सूबे सिंध में एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। ये है वो बुनियादी वजह कि जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की पिछले 16 साल है आज इक़्तिदार का, इस स्ट्रेट इनके पास इक़्तिदार मौजूद है। और 2010 के बाद तो जब 18वीं तरमीम हो गई और फिर फाइनेंशियल अथॉरिटी भी NFC के थ्रू सारे फंड्स जो हैं वो वफाक से सूबों में आने लगे, तो फिर कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है। आपको एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना था और वो सिस्टम देने में आज की तारीख तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। अच्छा, अब शहर का इंतज़ाम चलाना सियासी क़यादत और हुकूमतों का काम है और वो इसमें नाकाम है, तो इलेक्शन में अब हम खुद
हिसाब ले लेते हैं। वैसे कराची में इलेक्शन में क्या होता है हमेशा ही सबको पता ही है। अब क्या आपको ठीक लगता है ये सियासी मामलात अदालत में लेके जाना? इज दिस द राइट वे टू गो अबाउट इट? ये जो पाकिस्तान में और ख़ासकर सूबा सिंध में ये जो मुरवजा निज़ाम है कि जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो वोट आउट कर दिया जाता है उन जमातों को, नहीं जनाब, यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि सिंध में स्ट्रेट 16वां साल है इक़्तिदार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जिन मसाइल से इस शहर के लोग नबर्द आजमाएँ और बिलुमूम मैं पूरे सूबे की लोगों की बात करूँगा, तो उसमें जो मसाइल हैं वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान नज़र आता है। चाहे मैं शहरों की बात कर लूँ, और मैं कराची की स्पेसिफिकली इसलिए बात करूँगा क्योंकि वो रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल एक्सचेकर में लगभग कोई 50% से ज़ायद रेवेन्यू जमा करके देता है ये अकलौता मेरा शहर। और इसी तरह अगर मैं प्रोविंशियल बजट की बात कर लूँ तो प्रोविंशियल बजट में तो 95% जो है इस शहर का जो है वो रेवेन्यू प्रोविंशियल एक्सचेकर में जाता है। और व्हाट कराची गेटिंग इन रिटर्न, ये है असल सवाल। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है मौजूद। इस शहर ने अगर आखिरी तरक्की होते हुए देखी है तो वो उसी दौर में देखी है जब आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे जो बल्दियाती हुकूमतें थी जिसमें मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वो एक आखिरी दौर था कि जिसमें कराची के शहरियों ने कराची में तरक्की होती हुई देखी। उस ज़माने में मेरा शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में उसका शुमार होने लगा था। आज सूरत हाल ये है कि 16 साल के स्ट्रेट इक़्तिदार के बाद इतने सारे फंड्स और इतने सारे वसाइल होने के बावजूद ये शहर दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। अच्छा खुजीत साहब, अभी तो आप पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं तो ऑब्वियसली ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के तवील इक़्तिदार के दौर में मुत्तहिदा उनकी राइट हैंड बनकर रही और ख़ुद भी शहरी हुकूमत की, और उस सबसे पहले मुशर्रफ दौर में तो पूरा शहर ही आपका था। और अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं तो इतना भी वक्त नहीं गुजरा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात पर MQM को खुद भी कटहरे में नहीं खड़ा होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। शहर में शहरियों ने जो आखिरी तरक्की देखी है वो मैंने आपको बताया कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर कराची थे उस ज़माने में जो तरक्की हुई थी, और वो कितनी हुई थी उसका मैं क्या बताऊं, दुनिया ने बताया कि भाई ये शहर जो है वो दुनिया 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ को देने का या एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होने की बात है जो पीपल्स पार्टी कतई करने को तैयार नहीं है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया? हमने वो एफर्ट्स किए। आपको याद होगा कि जब 2008 में जो कोर कमेटी की तश्कील हुई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP, उसमें भी प्राइम फोकस हमारा ये होता था कि भाई ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएं। ये यहाँ पर आप जो है वो कमिश्नरेट निज़ाम उस ज़माने में लाया गया था। आपको ये भी याद होगा सन 2015 में ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस शहर में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा और एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम ला के खड़ा कर दिया गया था शहरियों के लिए। क्या हुआ कि डिलीवर नहीं कर सका। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि देखें जितना कसूर हमारा बनता है हमें बतलाया जाए। मैंने तो आपको वो सारे स्टैट्स बता दिए। 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। इस निज़ाम में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो है वो मेयर जो है मेरे शहर का वो 2 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लिक के प्रोजेक्ट पे उठा के मेयर साहब जो है अपनी तख्ती लगा देते हैं और ये क्लेम करते हैं कि जी इख्तियारात का रोना तो गलत होता है, फाइनेंशियल अथॉरिटी हो ना हो हम काम कर सकते हैं। नहीं जनाब, आप वर्ल्ड बैंक के कर्जे के लिए हुए पैसों पे जो कि जिसका जो रीपे जो है वो शहरियों ने कर रहे हैं उस पर आप तख्ती लगाते फिर रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि जी KMC इज़ डूइंग ऑल द थिंग। तो ये जो है ये मतलब कराची की आवाम को क्या बेवकूफ़ समझते? नहीं जनाब। चलिए अली खुर्शीदी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। जाहिर है कि MQM जितना मर्जी चाहे ये कह ले कि वो इस शहर में जो भी हालात हैं उसकी कंट्रीब्यूटर नहीं रही है, वो अब जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो नहीं सकते। और फिर शहरी जो हैं वो इस शहर में ही रह रहे हैं ना बहुत अरसे से, तो उनको भी पता है कि किसका कितना हिस्सा है, तो हर कोई है वैसे तो इसमें। और वसीम अख्तर साहब भी तो यही कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब भी ये तो नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भी हमें 100 तावीलें उसकी अलग से पेश करते हैं कि वो क्यों नहीं कुछ कर सकते। ओहदा है, जिसके पास इख्तियारात हैं, उनसे सवाल होंगे। एवरीबडी इज़ आंसरेबल, हर कोई जवाब दे है इधर।
क्योंकि शहर का हाल किसी एक ने नहीं बनाया, ये सारों की कंट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और ख़वातीन के सोशल मसाइल हों या सिविल और फौजदारी तमाम मसले हों, एक छत तले एक बावकार अंदाज में सुनने और इसका तेज़ तरीन कानूनी हल निकालने के लिए क्या हुआ हुमा जी? जी, एक विमेन एनक्लेव जो है वो कायम कर दिया गया है और पुलिस का ये मुनफरिद प्रोजेक्ट कहाँ और कैसे काम कर रहा है ये हमें बता रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गुजरांवाला से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना अंसर। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सेटेलाइट टाउन में, जहां गुजरांवाला पुलिस ने ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए एक शानदार और मुनफरिद प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। ये खूबसूरत बिल्डिंग है मेन मार्केट के पास। अगर मेन एंट्रेंस से आप वीमेन एनक्लेव में दाखिल हों तो आपको लगेगा जैसे आप किसी पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि किसी होटल की लॉबी में पहुंच गए हैं। खूबसूरत सोफ़े लगे हुए हैं और यहाँ खातून पुलिस ऑफिसर्स का स्टाफ मौजूद है जो आने वाली ख़वातीन को सुनेगा। यहाँ दूसरी तरफ आप देख भी सकते हैं कि ख़वातीन साइलीन को इतने अच्छे तरीके से ख़वातीन पुलिस ऑफिसर सुन सकती हैं। इस वीमेन इनक्लेव के बारे में मैं आपको बताऊँ, गुजरांवाला की ख़वातीन को किसी भी थाने से मुतल्लक अगर कोई शिकायत दर्ज करवानी हो, उनका प्रॉपर्टी का कोई इशू हो, जहेज़ से मुतल्लक कोई शिकायत हो, सूबाई मोतसब को वो कोई दरख्वास्त देना चाह रही हूँ या FIA साइबर क्राइम से मुतल्लक उनकी कोई शिकायत हो, ये तमाम मसाइल का हल उनको यहाँ वीमेन इनक्लेव में दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई खातून पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहती है या वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहती है या वो ड्राइविंग सीखना चाहती है, यहाँ क्लासेस भी हैं। एक स्पेशल रूम है, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए। ये रूम है जहाँ ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ मौजूद है। ख़वातीन को क्लासेस दी जाती हैं, सिमुलेटर मशीन पर उनको ड्राइविंग सिखाने का भी एहतमाम किया गया है। CPO गुजरांवाला राना अयाज सलीम जो इस प्रोजेक्ट के बानी हैं, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, वो बताते हैं कि यहाँ आने वाली ख़वातीन को अगर नफ्सियाती इश्यूज़ होंगे, जैसे रेप विक्टिम का शिकार ख़वातीन को होते हैं, उनको माहिर नफ्सियात की खिदमात, और अगर किसी खातून के पास वकील करने के पैसे नहीं होंगे तो पुलिस के पैनल्स पर मौजूद ख़वातीन वकला हैं तो ख़वातीन को यहाँ फ्री लीगल एड भी फराहम की जाएगी। जी थैंक यू राना अंसर। क्या शौक है? अच्छा, बताते हैं आपको कि क्या लोगों के शौक होते हैं, यहाँ से समोसा खा लें, वहाँ से दही बड़े मंगा लें। मेरे तो डेफिनेटली इसी किस्म के शौक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माउंटेन क्लाइंबिंग के शौक होते हैं। कोई छोटा मोटा, कोई मार्गला हिल्स की हम बात नहीं कर रहे, ब्रॉड पीक ही चढ़ गए जी। तो ये हम 8051 मीटर बुलंद जी चोटी है ये, और ब्रॉड पीक वैसे तो बहुत ऊंची है, लेकिन इसकी असल शोहरत ये है कि इस पर चढ़ाई बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत ही कम लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं और उससे भी ज़्यादा कम जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। और शौकिया क्लाइंबर है अनम अजीज इनका नाम है। हमारे जी उज़ैर अनम उज़ैर, यस बिल्कुल इनका नाम है। और ये बड़ा मुश्किल चैलेंज था जो इन्होंने कबूल किया और अब वो ब्रॉड पीक सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून जो हैं वो बन चुकी हैं। पहली तो ऑफ कोर्स नाइला कियानी है, लेकिन अनम और उज़ैर पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं और तब से वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तब से इनके शौक हमें कुछ लग रहे थे, ऐसे इस किस्म के शौक हमें नजर आ रहे थे। अनम हमारे साथ हैं। अनम, क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही हम आपके कुछ क्लिप्स भी देख रहे थे व्हाइल यू वर क्लाइंबिंग दिस माउंटेन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। अच्छा, क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं क्यों, मतलब ये क्या शौक है आपका? पिछले साल आपने हमें समझा दिया था, लेकिन आए जरा रिविजिट करते हैं हमें। ये शौक हमें शादी के बाद पड़ा था बस, और वो एक हनीमून ट्रिप कर लिया था नागा पर्वत बेस कैंप का। बस तब से फिर दिल नहीं किया कि रुके कहीं पे, तो बस कुछ ना कुछ करते गए तो आखिर अभी ब्रॉड पीक तक पहुंचे हैं। बस सीरियसली स्पीकिंग ये तो बड़ी पहले तो उज़ैर आपके साथ थे और नागा ज़ाहिर हनीमून था तो वो नेचुरली आपके साथ ही होंगे नागा पर्वत बेस कैंप तक। ये आपने अकेला अटेम्प्ट किया ये एडवेंचर? तो ये इसमें क्या हनीमून खत्म हो चुका था तो आपने कहा कि अब हम अकेले करेंगे? हाँ, तो वो 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले वो हनीमून फेज चल रहा होता है। 10 साल तक तो कौन से मियाँ बीवी का हनीमून फेज चलता है। अच्छा, आपने बात तो बड़ी सच कही है और काफी लोगों को ये समझ भी आई होगी, लेकिन रिलेट भी किया होगा लोगों ने। सीरियसली लेट्स टॉक अबाउट इट कि इसके लिए कितनी मेहनत, कितनी आपको ट्रेनिंग की जरूरत थी? किसी ग्रुप के साथ आप गई थी? हाउ डिड इट कम अबाउट?
ट्रेनिंग अगर मैं शेयर करूं तो ट्रेनिंग ऑफ कोर्स स्पेसिफिक कुछ ट्रेनिंग्स आपको चाहिए होती हैं, लेकिन मैंने और उज़ैर ने फ़िटनेस को अपना लाइफस्टाइल रखा हुआ है। सो वी आर एवरी डे एवरी टाइम, हर मोमेंट पे हम लोग प्रिपेयर हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एडवेंचर, फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपीडिशन। सो वी बिलीव वी आर प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। तो स्पेसिफिक जो था वो उसमें जब मैं स्टेयर्स क्लाइंब करती थी, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बस 200 फ्लोर्स 300 फ्लोर्स, तो माउंटेन ट्रेनिंग थोड़ी सी स्पेसिफिक साइडवेज करना शुरू कर दिया मैंने। अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम किया, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक कर ली, और बाकी जो था वो रेगुलर जो लाइफस्टाइल है वो उसी तरह से फॉलो हो रहा था। सो इट्स नॉट ओनली माउंटेन्स, हमें वी आर ऑल्सो इनटू रनिंग और वो मैराथन्स और ये वो चीज़ें, डिफरेंट एडवेंचर्स का हमें शौक है। आपको पता है कि मैं अभी तक 200-300 फ्लोर पे अटका हुआ हूँ, क्योंकि वो स्टेप्स क्लाइंबर पे 12, 15, 20 फ्लोर्स के बाद, मतलब आपकी पहाड़ की अचीवमेंट को हमने साइड पे रख के आपके 200-300 फ्लोर स्टेप्स चढ़ने पे हम जरा उधर ही रुक गए हैं। फिटनेस में तो हम भी बिलीव करते हैं, लेकिन आपकी तो माशाल्लाह बात ही कुछ और है। अच्छा, ये जरूर बताएं कि नेचुरली ओके यू आर फिट एंड यू कैन डू दैट, बट नॉट एवरी फिट पर्सन डज दैट। दूसरा ये है कि वो क्लाइमेट बड़ा और बॉल गेम और फिर उस क्लाइमेट के साथ आपको जरा यूज्ड टू होना, सांस ऑक्सीजन थिन हो जाती है उधर, तो इसकी भी कोई प्रैक्टिस होती है, कोई प्रेप होती है? ऑक्सीजन के लिए उस तरह से वो प्रैक्टिस लोग करते हैं, मतलब पाकिस्तान में उस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि उस तरह के स्पेसिफिक एरियाज़ हो माउंटेन ट्रेनिंग के लिए, जो मास्क लगा के आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, आप अपने आप को विदाउट ऑक्सीजन ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो हमने क्योंकि विद ऑक्सीजन करना होता है, जैसे समिट पुश था वो विद ऑक्सीजन करना था, तो उसके लिए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की या उस तरह की ट्रेनिंग नहीं, बट अगैन ये सब ट्रेनिंग के अलावा रात को रनिंग और ज़्यादा 4-5 घंटे या इस तरह करके वॉक रन ये सब कर रहे होते थे, ताकि हमारी वो एंड्योरेंस वो चीज़ें बिल्डअप हो जाएं। जैसे ब्रॉड पीक की अगर मैं बात करूं तो 16 घंटे का समिट पुश है, द लॉन्गेस्ट समिट पुश। Why did you choose 16 घंटे why did you choose ब्रॉड पीक? क्या इसके पीछे कोई डेलिब्रेट था कि हाँ ये बहुत टफ है तो अब ये चैलेंज लेना है ज़िंदगी में? क्या वजूहात थी इसकी? अच्छा, if I share my story, please. So this year I was being invited by FCNA for first women K2 expedition. So it was all about women empowerment. So I was the team leader there. तो जब मैं उस expedition के लिए गई, so I went to the higher camp as well. वो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, but this year weather was so unpredictable और वो global warming की वजह से ऐसा लग नहीं रहा था कि K2 का शायद समिट होगा। सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट गो बैक लाइक दिस, मैं कुछ किए बगैर वापस नहीं जाऊंगी, सो आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने उस मोमेंट पे डिसाइड किया दैट आई विल गो फॉर ब्रॉड पीक उस मोमेंट पे। सो K2 इज द माउंटेन जिसकी मेरे पास सारी रिसर्च है, जिस पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख के गई हूँ, सब मुझे पता है लाइक क्या क्या होना है और किस तरह से। जिस पे आपने स्टडी किया हुआ था, इरादा था जी, और K2 was too late for that season और ऐसा लग भी रहा था कि शायद समिट ना हो, and I was so much determined कि मैंने कहा कि भाई मैंने तो कुछ करना है। अच्छा, तो लेकिन अनम फिर आप ब्रॉड पीक, लेकिन since you were leading that expedition, तो क्या पूरी एक्सपीडिशन फिर इधर हो गई, सारे जो आपके साथ बाकी क्लाइंबर्स थे वो भी इस तरफ आ गए, या you left that and you opted for this one? So you know, I being the team leader, I had this responsibility to, like you know, to show the strong image of females of Pakistan. So मेरे ऊपर ये responsibility भी थी. So other than that कि I was determined कि मैंने कुछ करना है. So while they were at the base camp waiting there, तो मैंने सोचा कि Broad Peak का आधा घंटे का difference है from K2 base camp to Broad Peak base camp. मैं Broad Peak base camp चली गई और वहाँ पे क्योंकि वो start हो चुका था, they were going to the higher camps, तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा वहाँ पे मैं इसको पहले करती हूँ और मैंने वो एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया। सो दैट वाज आल्सो यू नो दैट वाज नॉट इजी। ब्रॉड पीक को जितना लोग इजी समझते हैं, लाइट लेते हैं, उतना दैट्स नॉट इजी। K2 या एवरेस्ट का टेरर है, बट ब्रॉड पीक हमारे ज़हन में तो ब्रॉड की पीक का भी टेरर है। व्हाट वाज कोई ऐसा मोमेंट अगर आप हमसे रीशेयर करें कि जिसपे आपको लगा हो कि यार ये ठीक है, आपको ये तो नहीं लगा होगा कि आके गलती कर दी, लेकिन यू नो you were sort of, you know, challenged at that moment, you were kind of scared.
if at all. So Broad Peak was challenging. Day 1 से ही जब से मैंने वहाँ से स्टार्ट किया ना, सो K2 पे आई न्यू कि एक ऐसा पोर्शन आना है, रॉकी पोर्शन, उस पर रॉकफॉल बहुत ज़्यादा है. सो आई वाज प्रिपेयर्ड कि वो एक रॉकी पोर्शन आना है. सो दूसरी जगह पे भी आई वाज प्रिपेयर्ड कि ऊपर जाके जो समिट पुश के टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आना है जहाँ पे आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लेकिन ब्रॉड पीक पे ऐसा हो रहा था कि जब हमने जैसे ही स्टार्ट किया है, सो स्टार्ट से देयर वाज नो वर्क, देयर वाज नथिंग स्ट्रेट. एक भी ऐसा पैच नहीं आया कि जिसमें हम कुछ सीधा चल के जा रहे थे. इट वाज ऑल लाइक दिस. कैंप 1 से ऐसे ही स्टार्ट हो गया है. और जब इस अच्छा अनम, बात ये है कि आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम सुन के ही थोड़े से आउट ऑफ ब्रेथ भी हो चुके हैं. आप प्लीज इसे डॉक्यूमेंट करें. और हमें लग रहा है, लेकिन एक बात ये है कि आपसे बात करके हम बड़े इनकरेज हो रहे हैं. पहले जी जो K2 और ये ब्रॉड पीक और ये एवरेस्ट वगैरह चढ़ते थे तो हमें लगता था कि बस ये ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता. बट एक्चुअली एनीबडी विद डिटर्मिनेशन, प्रेपरेशन और जिस तरह आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है फॉर एनीथिंग इन लाइफ, तो इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है. No more Shaukia climber. You are a climber. You're a professional climber. Thank you. Thank you so much, Anam, for being with us. बात से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था. रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं ने रॉकेटों से हमला किया जिसमें 12 अहलकार शहीद हुए हैं. अब इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या कहीं गफलत तो नहीं बरती गई, कोई SOP ऐसा जो फॉलो ना किया गया हो. तर्जुमान के मुताबिक कच्चे के इलाके में 2 गाड़ियाँ हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी. 15 दिन बाद इनकी शिफ्ट चेंज होती है. एक गाड़ी ख़राब हुई जिसके बाद डाकुओं ने रॉकेटों से हमला किया. हमले के वक्त दोनों गाड़ियों में 20 से ज़ायद अहलकार मौजूद थे. 5 लापता अहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है. अच्छा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अहलकारों की शहादत पर ऑब्वियसली ज़ाहिर अफसोस तो है, लेकिन ये भी पता करना है कि एक्चुअली हुआ क्या था. तो वी नीड टू फाइंड आउट. मलिक असलम है हमारे साथी हैं रहीम यार खान से. मलिक असलम, क्या तफ्तीश हुई है अब तक? ज़ाहिर है वाक़या तो हो गया, लेकिन क्या पुलिस ने वो तमाम इक़दाम लिए थे जो इस तरह हफ्तावार ड्यूटी जब चेंज होती है वो लिए जाते हैं? जी, जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक है तो अभी तो पुलिस सदमे में है. अभी तो इनकी तदफीन नहीं हो सकी है, नमाज जनाजा भी अदा नहीं हो सके हैं. अभी तो बॉक्सेस मंगाए गए हैं शहीदों की, उनमें लाश शिफ्ट की जा रही है और सादकाबाद में है ये. उसके बाद उन्हें रहीम यार खान लाया जाएगा. सादिक शहीद पुलिस लाइन में उनकी नमाज जनाजा 2:15 बजे अदा की जाएगी. उसके बाद जो है ये दीगर जो है इन्वेस्टिगेशन या FIR भी अभी तक नहीं हुई है, उसके बाद का ये मरला है. ये बता सकते हैं आप कि एग्जैक्टली कितने बजे वाक़या हुआ, एज इन कितने बजे ये निकले, कितने बजे गाड़ी खराब हुई, कितने देर रुके रहे? और खास तौर पे मलिक असलम ये बताइएगा कि क्या, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जिनके बड़े स्ट्रिक्ट SOPs होते हैं, तो क्या SOPs सारे फॉलो हो रहे थे उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ है? जी मैं बताता हूँ. एक तो ये था कि ये जितनी भी नफरी ये रूटीन के मुताबिक थी, ये स्पेशल ड्यूटीज थी पुलिस एहलकारों की. स्पेशल ड्यूटीज उनको कहते हैं जो कच्चे के इलाके में जो जितनी भी चौकियां हैं उनको एक हफ्ता जो पुलिस रखते हैं, उसके बाद दूसरे जो एहलकार आ जाते हैं उनको रेस्ट दिया जाता है, उनको चेंज कर लिया जाता है. ये दोपहर के वक्त ये गए हैं वहाँ पर और ये तब्दीली करके वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी खराब हो गई जिसकी वजह से जो है ये ताखीर हुई. ताखीर होने के बाद ये रात का वक्त हो गया. रात में फिर वहाँ के डाकू जो है वो उनको रास्तों का पता है और उनको सारा इल्म है, वहाँ के वो जानने वाले हैं, तो उन्होंने जहाँ तक आपने SOP की बात की है तो इसमें डेफिनेटली कच्चे के इलाके में जब भी इनको मूवमेंट की जाती है इनको हिदायत है कि अपने लाइफ जैकेट जो है, जो फौलादी जैकेट हैं वो लाजमी जेब बंद करें और कहीं भी गाड़ी का अगर रुके तो पोजीशनें लेकर खड़े हो जाएं. तो क्योंकि जो आई हैं जिससे खा के आए हैं उनको तो उसमें लाइफ जैकेट नजर नहीं आ रही, वो ही नहीं लगता है कि उन्होंने नहीं पहनी हुई थी. और इसके अलावा दूसरी SOP ये भी है कि कुछ भी हो डाकू जो है या तो चौकी में होगा या फिर जब चौकी से वो निकलेगा तो दोपहर यानी कि सूरज खड़े होने तक उन्होंने स्टेशन पर पहुंचना है, लेकिन वो रात नहीं पहुंच सके और रात वहां पर देर हो गई. तो मेरी बात सुने, यहाँ किसी की गफलत है ना कि अगर गाड़ी खराब हो गई, कोई वायरलेस नहीं पहुंचा कि फौरी तौर पर कोई गाड़ी पहुंचती, कोई हेलीकॉप्टर पहुंच जाता ताकि अंधेरे में इस तरह वल्नरेबल इन्हें ना छोड़ा जाता. यहाँ पे अंधेरा हुआ, अंधेरे का फायदा डाकुओं ने उठाया क्लियरली. जी बिल्कुल इसी तरीके से अंधेरे का उन्होंने फायदा उठाया और क्योंकि वो रास्ते से भी जानते हैं और इसके अलावा ये कच्चे का इलाका है और हाल ही में जब बारिशें हुई हैं तो कच्चे के इलाके की ये सूरत हाल होती है तो बाद रास्तों में पानी जो है वो खड़ा हो जाता है.
पानी खड़ा होने की वजह से तो उसको पानी में से ही जो है वो पुलिस मोबाइलें या अक्सर गुजरती हैं। लेकिन क्या है कि एक गाड़ी खराब हो गई तो जिसकी वजह से ये मामला हो गया। तो मुमकिन है पुलिस एहलकारों ने पोजीशनें ना ली हों या पुलिस एहलकारों से जब हमारी बात हुई जो यहाँ पर ज़ेरे इलाज है, उनका ये कहना है कि वो आ रहे थे कच्चे के इलाके से, तो डाकुओं को जो है वो वहाँ पर घात लगाकर बैठे हुए थे जिन्होंने हमला कर दिया। दूसरा इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है। ये ह्यूमन रिसोर्स के जरिए पुलिस को पता होना चाहिए कि डाकू वहाँ से मूव कर रहे हैं, और इसके अलावा जदीद टेक्निक से भी मोबाइल से जो बात करते हैं उनके अल्फाजात भी आ जाते हैं, उनसे भी पता चल जाता है। अब पता नहीं है किस तरीके से ये हुआ है, डाकुओं ने घात लगाई है पुलिस एहलकारों का कहना है, और जैसे पुलिस मोबाइल आई है तो उन्होंने हमला कर दिया। फौरी तौर पे जो है 6 एहलकार तो मौके पे शहीद हो गए, जिसकी वजह से पुलिस दीगर जो एहलकार थे वो बुखलाहट का शिकार हो गए, और मुसलसल जो डाकुओं की फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग थी, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल था। मलिक असलम बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बात से हमें यही लग रहा है कि देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ ब्रीच ऑफ SOPs। ये रात कैसे हो गई, ये किस टाइम पे निकले थे, क्यों कोई लोकल पर्सन उनको आगे से इन्फॉर्म करने के लिए नहीं था, बहुत सी चीज़ें हैं। और उन्होंने वो जैकेट्स क्यों नहीं पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है। सो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वी आर गोइंग टू सी यू ऑन मंडे।